What's up, guys? I hope you are doing well. I am Muniz. Welcome to Study PMO Education. तो जैसा कि हम 2018 के पेपर को डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें हमने दो पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है और रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट ये कंप्लीट हो जाएगा आज, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके पूरे डिस्कशन कर लिए जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 60 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं और बचे हुए आज कर लेंगे, तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, और ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए चलिए अपने क्वेश्चन के पेपर की ओर चलते हैं। और अधिक जानकारी के लिए और इसकी इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट जानकारी नोटिफिकेशन किसी प्रकार की रहेगी वो आपको दी जाएगी। और आप पीडीएफ के लिए जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आप खुद के सोल्यूशन भी थोड़ा सा निकाल सके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर भी आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 60 प्लस क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, आज उसी के आगे बढ़ना शुरू करते हैं, इस पेपर को डिस्कशन करते हैं। 61 जो क्वेश्चन नंबर है आपका, वो आया था आपका मेनली पूछा जाता कि विच ऑफ फाइंड विच पार्ट ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो इज एरर। यानी कि ये नीचे आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है, इसमें आपको एरर पहचान करना है कि एरर क्या दिया गया है। ठीक है, तो एरर बताना है। जो सेंटेंस था वो था माई मदर आस्क्ड मी व्हाट, सॉरी माई मिस्टेक। क्वेश्चन जो था वो था माई मदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। तो ये पूछा था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ये है इसमें एरर, दैट व्हाट आई वाज डूइंग। क्योंकि डैट और व्हाट एक साथ कभी आ नहीं सकते। क्लियर यहाँ तक? तो ये याद रखना। और अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था उसमें ये पूछा जा रहा था कि करेक्ट इंटरफेस बताना था इसमें। ठीक है, तो आपका जो ये था पीपल हु ब्लेड आर जनरली हैप्पी, आसिफ इज ब्लेड, देयर फोर आसिफ इज हैप्पी। तो ये वो क्या रहा था इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबली ट्रू। ये लगभग आपका सही है जो पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। 63 क्वेश्चन के मूव करते हैं। 63 क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इंटरफेस करना था सीधे। ठीक है, तो उसमें पूछा था कि जो आपका मिल्क होता है उसमें कैल्शियम की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो आपका जो इसलिए वो वाइट होता है। जो एग होता है वो इसलिए वो भी वाइट होता है। तो एग अल्सो कंटेन कैल्शियम, ये पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर? ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, ये इसका आंसर हो जाएगा। 64 क्वेश्चन के वो मूव करते हैं। 64 क्वेश्चन है जो उसमें पूछा गया था, क्या कहते हैं आपका चूज करेक्ट इंटरफेस। करंट इंटरफेस के बारे में पूछा जा रहा था। ठीक है, यानी कि आपका इसमें बताना था आइडेंटी ऑड वन। यानी कि ये जो आपकी चार चीजें दे रखी हैं, इनमें चारों में से कौन सा एक जो है उनके साथ ग्रुप में सही नहीं फिट होता, तो उसको आपको इसमें बताना था। तो जैसे कि बात करें, आपका ट्री हो गया, लीफ हो गया, वेंच हो गया, स्ट्रीम हो गया। जो ट्री है ना, ये तीनों चीजें जो है एक ग्रुप है, और ट्री एक अलग चीज हो जाएगा। नॉर्मली ट्री के ऊपर ही तो आती हैं ये सब चीजें, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो ट्री हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में आपका पूछा जा रहा था कि आपका 65 क्वेश्चन था कि ऑड वन आउट, मतलब ये चार आपके दे रखे हैं, चार में से एक कौन सा अलग है उसको फाइंड करना था। तो वो आपका अलग है, वो है आपका मैप। क्लियर हुआ? ये इसका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बाकी तीनों जो है कंप्यूटर कंपोनेंट है कहीं ना कहीं, लेकिन जो मैप है वो, यानी ये कह सकते हो ये जो होते हैं ना तीनों के तीनों, ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट में होते हैं, सॉरी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। लेकिन मैप जो होता है वो आपका नॉर्मली कंप्यूटर से रिलेटेड कोई उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बात करें 66 क्वेश्चन नंबर की, तो उसमें भी पूछा जा रहा था, उसमें आपका कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड आ गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फ्लीट। फ्लीट क्या होता है? जहाँ पे पानी के जो जहाज होते हैं ना, जो आपके जहाज है आईएनएस विक्रमादित्य हो गया, विक्रांत हो गया, जलस्वा हो गया, जो ये नेवी के शिप वगैरह हैं। ठीक है, वो जहाँ पे जाके खड़े होते हैं, उस जो उनका स्टेशन होता है, दूसरी भाषा में कह सकते हैं जो उनका स्टेशन होता है, उसे कहते हैं फ्लीट। ठीक है, जहाँ बहुत सारे जहाज एक साथ जाके खड़े होते हैं। क्लियर हो यहाँ तक? उसे कहते हैं फ्लीट, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लीट। दूसरी भाषा में ये कहते हैं, जैसे मान लो कि आपका जो जहाँ पे सारी बसें जाके खड़ी होती है ना, उसे तो टर्मिनल कहते हैं, और जहाँ जहाँ शिप जाके खड़े होते हैं उसे आपको फ्लीट कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। उसमें भी आपका पूछा जा रहा था कि कलेक्टिव नाम के बारे में बताना है।
तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा अ कांग्रेस ऑफ बैम्बून्स, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा कांग्रेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 68, उसमें पूछा गया था आपका कि मीनिंग पूछा गया, नियरेस्ट मीनिंग क्या है। जो आपका अब्रोगेट है इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या है आपका पूछा था। तो इसका मीनिंग होता है फॉर्मली तरीके से किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, रिवोक कर देते हैं, हट जाते हैं उससे, तो होता है रिवोक फॉर्मली। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन 69 था, वो भी आपका ये पूछा गया था कि नियरेस्ट ऑफ मीनिंग, जो आपका ये एक्सटोल वर्ड दे रखा है इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा। ठीक है, इसमें भी मीनिंग पूछा गया था। तो इसकी मीनिंग की बात करें तो इसमें नॉर्मली आपका जो ग्लोरियस होता है ना आपका, ठीक है, जो ग्लोरियस होता है वो इसके काफ़ी करीब, प्रॉपरली वो नहीं होता, ठीक है, उसके आसपास होता है। ये जो तीनों तरह के प्रॉपरली नहीं ध्यान रखें इस बात को, लेकिन ये जो है ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए हम इसका बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो उस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपका एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, मोस्ट, आपके चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से कौन सा आपका इसमें ज़्यादा तरीके से सही बैठ रहा है। सच ए ब्यूटीफुल, ठीक है, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 70 17 का आपका हो जाएगा आपका सी आंसर। क्लियर यहाँ तक। आगे क्वेश्चन की 71 पे चलते हैं। ठीक है, 71 में पूछा जा रहा था आपका सेम वही क्वेश्चन था कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना था। ठीक है, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा कि दे लर्निंग क्लासिक म्यूजिक नेक्स्ट ईयर। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। पहले तो अब देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू आई एन जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कब कर रहा है, नेक्स्ट ईयर की। क्लियर हुआ यहाँ तक ये। तो कोई जो वर्क हो रहा है वो कंटिन्यू फ्यूचर में होने होता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए विल भी हम ये ऐड करते हैं। क्लियर हुआ, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगली बात करें 72 क्वेश्चन नंबर पे जाएं। 72 क्वेश्चन नंबर में आपका पूछा था ये था आपका मैली रीजिंग से रिलेटेड था। ठीक है, जैसे इंसेक्ट होता है वो डिजीज फैलाते हैं, तो वॉर होता है वो क्या करता है, वो डिस्ट्रक्शन फैलाता है ना, काफ़ी तबाही वगैरह जाती है जो उसे होता है। तो याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, 72 के बाद 73 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 73 क्वेश्चन नंबर में जो पूछा जा रहा था वो मिसिंग वर्ड पूछा जा रहा था कि डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, तो फोर्स को हम किस में नापेंगे। फोर्स को हमेशा हम लोग नापते हैं न्यूटन में, याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, और जो आपका ये इसकी इकाई होती है उसको जूल कहते हैं। मापने के तरीकों को ये कहते हैं, जो ऐसा ही मात्रक है ना उसको जूल कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा, न्यूटन में नापते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 74 की, तो उसमें आपको एक सीक्वेंस बनाना था। सीक्वेंस क्या था कि मान लो ये आपको दिया गया था कि मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है। ये आप देख रहे हो, चेत हो गया, बैस, फागुन हो गया, माघ हो गया, भाद्रपद हो गया, आषाढ़ हो गया, ये आपको दे रखे थे इसमें। ठीक है, तो पहले तो आपको बताना चाहिए होते क्या है। जैसे हमारे इंग्लिश में 12 मंथ होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह जो सभी होते हैं, तो ऐसे ही हिंदी में या फिर जो हिंदी से रिलेटेड जो होते हैं वो होते हैं आपके चैत फागुन वैक्स ऐसा जो सभी कहते हैं, ये आपके हिंदी से रिलेटेड होते हैं। तो इनका सीक्वेंस बनाना था। ठीक है, कि इनमें से पहले कौन सा आएगा। तो जो पहले आपका आएगा वो तो आपका चैती होता है आपका। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पे आएगा वो आषाढ़ होता है आपका, और जो आपका थर्ड पे आएगा वो आपका आ जाएगा इसमें से भादों वगैरह होता है जो। ठीक है, और उसके बाद अगला आ जाएगा माघ, और बचा हुआ फिर आ जाएगा आपका फागुन। क्लियर ये। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, आंसर होना चाहिए आपका इसमें से ये होना चाहिए। एक बार देखते हैं इसका आंसर पहले क्या है। हाँ ठीक है, आंसर आपका यही हो जाएगा। सॉरी, हाँ ये वाला। क्लियर ये। तो ये ड्यू की तरफ से प्रोवाइड किया गया था आंसर, थोड़ा सा आप देख लेने से। तो आई होप आप समझ लोगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आपको इसमें स्टेटमेंट दे रखी थी। ठीक है, तो उनके कंक्लूजन निकाले जा रहे थे, तो वो कौन से सही हो सकते हैं वो बताने थे। ठीक है, जो स्टेटमेंट थी वो था कि एक वनडे मैच के अंदर टोटल रन जो थे एक टीम ने 300 बनाए, उन 300 रन में से 240 तो केवल बॉलरों ने बना दिए थे। तो ये क्या कंक्लूजन निकल सकता है। पहली स्टेटमेंट ये था ओपनिंग बैट्समैन वर बॉलर, या तो ओपनिंग बैट्समैन बॉलर रहे होंगे। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन निकल सकता है कि 80% ऑफ द टीम कंसिडर बॉलर, यानी कि अच्छी टीम के अंदर 80% जो प्लेयर थे वो बॉलर थे। ये दो हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो था डी ने प्रोवाइड किया था वो था नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलो, यानी दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है। क्लियर ये।
76 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 76 क्वेश्चन जो था आपका वो रीजनिंग से आया था। रीजनिंग में आपका पूछा जा रहा था ये, ठीक है, कि जैसे ये यहाँ पे आ रखा है, ये यहाँ पे आ रखा है, ये यहाँ पे आ रखा है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये पूछा जा रहा था इसमें। क्लियर हुआ? इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम बचाने का सटीक तरीका क्या होता है कि आप पहले इसके ऑप्शनों को देखिए। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन तो सेम है, तो आप इन दोनों को करोगे उससे कोई फायदा नहीं है, तो आप बेटर होगा आखिरी वाले को मिलाने की कोशिश करें कि आखिरी वाले में क्या सीक्वेंस बनना है। ठीक है, तो वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपका ये दे रखा है, तो आखिरी वाले में एम आएगा। एम कैसे आएगा उसके बारे में जानते हो? जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले लोगों ने क्या किया है कि आपका इसमें आपको माइनस करते जाना है, यानी कि बाई में 2 माइनस करोगे वी आ जाएगा, वी में 2 माइनस करोगे ये आ जाएगा। इसी तरह पी में जब आप माइनस करोगे ना 2, जैसे माइनस करोगे ओ एन को, जब आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो अगला नेक्स्ट जो बढ़ आएगा वो आएगा आपका एम। क्लियर हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो दे रखा है 77, वो भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड ही था, तो उसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि आपका ये दे रखा है, ठीक है, कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, क्या आ जाएगा यहाँ पे इसकी जगह पे। क्लियर हुआ? तो इसको भी आप ऐसी कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके उतना सॉल्व करो। तो आपको क्या करना है, इसमें आप पहले वाले को ही देखे थोड़ा ध्यान से। पहले वाले में देखिए क्या दे रखा है इसमें। पहले में दे रखा है आर हो गया, आर के बाद क्या आता है एस हो गया, एस के बाद क्या आएगा, खुद सोचो इसमें क्या आएगा, टी आना चाहिए। ठीक है, टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो आप इसमें देखिए टी किस में दे रखा है, पहले में दे रखा है, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्लियर हुआ? ये शॉर्ट तरीके हो जाए, आप उसे सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका आंसर आपको मिल ही चुका था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उसमें। अब बात करें अगले वाले के लिए, ठीक है, वो भी रीजनिंग से रिलेटेड था आपका। तो इसमें ये पूछा जा रहा था कि यहाँ पे अगले में क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन था आपका कि यहाँ क्या आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ध्यान से थोड़ा सा इसमें कैसे सॉल्व किया इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि ये जो आपके सीक्वेंस दे रखे ना, देखो ध्यान से इसे थोड़ा सा, जैसे बी सी, अगला हो गया डी ई एफ जी एच आई, तो आई के बाद क्या आता है जे और के, तो जे और के आपका मिल रहा है यहाँ पे। तो आपका आंसर देखिए ये दे रखा है इसमें। ठीक है, शॉर्ट तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के, कैसे सॉल्व किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 79 है उसमें देखते हैं क्या पूछा गया उसमें। 79 में भी आपका वही पूछा जा रहा था कि आपका एक सीक्वेंस दे रखा है आपको ये, तो उसमें अगला कौन सा आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, अगले की बात करें, जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है आपका 80 क्वेश्चन जो है, उसमें आपका ये दे रखा है। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है कि 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32 है ना, ये देखो 32, और 32 64 हो जाएगा। तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। तो ये देखना, सारे एंगल देखने पड़ते हैं आपको, वो इससे भी कुछ मैटर निकल के आ रहा है, लेकिन आपका आंसर ये होगा, मैं बताया कैसे। 4 4 8 8 8 16 16 16 32, 32 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं 81 पे। 81 में वो आपको एक सीरीज दी गई थी, उसको सीरीज को कंप्लीट करना था। ठीक है, तो वो सीरीज का आंसर जो हो जाएगा आपका, सीरीज आपकी कुछ इस टाइप की थी। ठीक है, तो उस सीरीज में पूछा ये क्या था आपका कि इसमें नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 52। अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में जो 82 क्वेश्चन नंबर है उसमें पूछा गया था आपका कि ये इसको डोनेट करता है, तो इसको डोनेट क्या करेगा, सीरीज बनानी थी पहले इसमें। तो इसका आंसर आएगा आपका 12। 12 कैसे आया, 3 × 3, सॉरी 3 × 4, 4×3 = 12। इसी तरह इसको आप 3 से करोगे, 4 से करोगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ये वाला। क्लियर? ये चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका लीगल से रिलेटेड आए थे। ठीक है, जो आपको प्रिंसिपल दिए जाते हैं और उसमें आपको सोल्यूशन निकालना होता है, वो आपके आए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ये आपको एक अच्छी खासी प्रिंसिपल दे रखा है, उसका फैक्ट दे रखा है, और आपको उसको अप्लाई करना है। दो आपको प्रिंसिपल दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, उन दोनों को आपको सही से समझना है, उसके आधार पर फिर फैक्ट दिया गया आपको ये, उसके आपको फिर डिसीजन निकालना है कि क्या डिसीजन हो सकता है। क्लियर हुआ? कि आपको जो आपका प्रिंसिपल होगा, जो भी आपका सिद्धांत होगा वो दिया जाएगा, और एक आपको तथ्य दिया जाएगा, उसके आधार पे आप डिसीजन निकाल सकते हो। तो ये पूरा दे रखा है इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर है आपका ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट लाइबल टू
टू दिस इंजरी द डेंजर ऑफ द कार कॉलेज इनहेरेंट फार्मूला ए कार रेस। तो ये आपका लीगल से रिलेटेड आया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद में आपका लीगल भी थोड़ा सा करा दूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको काम आ सके उसमें पेपर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 पे भी आपका ये दिया गया था, लीगल से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपका ये था कि आपको एक प्रिंसिपल दिया गया था और एक फैक्ट दिया था, उसको आपको अप्लाई करना था। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है। तो ये आप, मैं कोशिश करूंगा ये बाद में करा दूँ, क्योंकि ऐसे समझा नहीं पाऊंगा इसमें यहाँ पे, तो मैं आपको अलग से करा दूंगा इसके बारे में। ये क्वेश्चन जो था ये आपका मेनली आपका फैक्ट और लीगल से रिलेटेड था, तो ये भी आप देख लेना थोड़ा सा। कॉन्ट्रैक्ट वाले मैटर से आ गया था आपका ये। क्वेश्चन नंबर 86 भी आपका वहीं से आ गया था, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज कैन यूज। ठीक है। तो ये भी आप देख लेना थोड़ा सा 86 वाला। 87 पे आते हैं, ये थोड़ा सा है, इसे थोड़ा समझते हैं। 87 क्वेश्चन नंबर जो है, तो वो कह रहा है कि जो स्टडी होती है इलेक्शन एंड ट्रेंड वोटिंग, उसको क्या कहते हैं। ठीक है। सोशोलॉजिस्ट, फिजिकोलिस्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये। जो न्यूमेरिकल होती है, जो कॉइनों की स्टडी करते हैं ना हम लोग, जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं, उसे आप न्यूमेस्टिक कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। अब बात करें आगे, और क्वेश्चन नंबर 88, राइट टू प्रॉपर्टी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी वो कैसा राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका जो है, आपका लीगल राइट है। क्लियर। पहले आपके फंडामेंटल राइट के अंदर आया करता था, तो फंडामेंटल आपके 7 हुआ करते थे पहले, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। ठीक है। तो आपके 6 फंडामेंटल रह गए। और ये राइट टू प्रॉपर्टी, पहले जो राइट हुआ करता फंडामेंटल राइट, वो आपका 31 में था। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में इसको 300A में पहुंचा दिया गया है आर्टिकल में। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है 89। 89 क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि जो ऑपरेशन कैक्टस है ना, वो किससे रिलेटेड है, या कहाँ पे चलाया गया था, वो था सीधे। ठीक है। तो क्या था कि जो मालदीव आपका था, मालदीव के अंदर जो मिलिट्री के द्वारा हेल्प की गई थी, इंडियन आर्मी के द्वारा हेल्प की गई थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सिविल वॉर चला था वहाँ पे, तो वहाँ के जो लोकल लोग लगभग तख्ता पलट होने वाला था वहाँ पे। ठीक है। तो इंडिया के द्वारा चलाया गया मिलिट्री ऑपरेशन था मालदीव के अंदर, वहाँ की लोकल सरकार के रिकमेंडेशन पे जब चलाया गया था। ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको ये क्या है, ऑपरेशन कैपिटल मालदीव से रिलेटेड है। क्लियर हुआ ये। अगला क्वेश्चन के वहाँ पे मतलब सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है। तो सरकार को गिरने से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ये। ठीक है। अभी क्वेश्चन किया जा रहा है इसमें कि रिसेंटली क्या किया गया कि एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। ठीक है। उसमें क्या है कि जो इजराइल है वो क्लेम करता है जेरूसलम जो है उसकी राजधानी है, लेकिन जो रियलिटी में जो उसकी राजधानी है वो तल अवीव है। एक तो ये याद रखना। ठीक है। हम जो मानते हैं उसे तल अवीव को मानते हैं। क्लियर। यानी कि जो उसकी, जहाँ पे किसी भी कंट्री की अम्बेसी वगैरह होती हैं, नॉर्मली वो उसकी कैपिटल होती है। ठीक है। तो जो इसराइल है, इसराइल के अंदर तल अवीव है, वो जो है वहाँ पे इंडिया की कैपिटल है। तो हम जो एज ए इंडियन जो है, हम तल अवीव को मानते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय के बाद क्या हुआ, इंडिया जो साउथ जो अमेरिका था, यूएसए था, उसने क्या करा कि अपनी अम्बेसी को शिफ्ट कर दिया और कह दिया कि हाँ हम इसे जो है जेरूसलम को इसराइल की कैपिटल मानते हैं। उसके साथ साथ क्या हुआ, रेजोल्यूशन हुआ, तो उसी के साथ में सपोर्ट करने वाला निकल के आया गुटेमाला। तो गुटेमाला ने भी इसको सपोर्ट किया कि हाँ हम भी इसको जेरूसलम की कैपिटल मानते हैं। तो याद रखना ये डिस्प्यूटेड एरिया है पैलेस्तीन और इसराइल के बीच में, लेकिन उसने कह दिया है, तो हम एज ए इंडियन तल अवीव को आज भी उसकी राजधानी मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मूव करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड आया है ये। तो पहले तो ये पूछा है फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई थी। जो आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, ठीक है, संविधान के अंदर इमरजेंसी के दौरान, तो उस टाइम पे तो आपको ये लेके आ गया था, आपका जो ये था क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। दूसरी बात करें आपका कि इसको कौन लेके आया था, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये स्वर्ण सिंह के द्वारा लेके आई गई। क्लियर ये। और फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, ये जो है आपकी पहले स्टार्टिंग में 10 थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट हुआ तो वो 11 कर दी गई। क्लियर यहाँ तक। अब इससे रिलेटेड आपका एक सरकारी कमीशन हो सकता है। सरकारी कमीशन में क्या है कि स्टेट और सेंटर के रिलेशन के बारे में बात करता है सरकारी या कमीशन। ठीक है। तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए।
क्या क्या मैंने आपको 2 नंबर बता दिए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, उसमें पूछा गया था कि जो मुरुगप्पा गोल्ड कप है वो किससे रिलेटेड है। तो ये जो होता है आपका हॉकी से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये मेनली आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। स्पोर्ट्स में आपका कई बार पूछा है संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। तो कई बार आपसे मतलब कि फेमस ट्रॉफी और वो ये जो होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, इसके बारे में अलग से एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक सीरीज बना दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, जो उसमें महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। तो वो जो है किस ग्राउंड पे चला जाता है, ठीक है। तो वो उसका आंसर तो हो जाएगा वॉयलेशन करता है जब वो 1 मिनट। ये इसका आंसर जो है इनकरेक्ट दे रखा है। 1 मिनट वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मिसबिहेव एंड कैप्चर। इसमें जो ये आंसर दिया गया है ये आंसर आपका गलत दिया गया है, क्योंकि जो हम लोगों ने अपना एलएलबी के अंदर पढ़ा था, जो उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, उसमें साफ साफ बोला गया था कि अगर प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मिसबिहेव करता है या वो इनकैपेसिट पाया जाता है, तो उसका आप इस ग्राउंड पे आप कर सकते हो इम्पीचमेंट। तो इसमें पता नहीं क्यों दे रखा है ये, लेकिन आपको ये वाला याद रखना है कि संविधान के हिसाब से अगर वो मिसबिहेव करता है और इनकैपेसिटी होती है उसमें, तो आप उसको इम्पीचमेंट कर सकते हो। नॉर्मली इम्पीचमेंट उसको चलाया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, पूरा प्रोसीजर होएगा जैसे आपका कोई बिल वगैरह बनाया था, सेम वही प्रोसीजर अपनाया जाता पूरा पूरा, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने वो नाम मात्र के लिए हमने यूके से ली है, ठीक है। ये याद रखना थोड़ा सा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, इससे रिलेटेड थोड़ा सा और जानकारी करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आपका जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वगैरह आती है, तो उसके आखिरी जो बॉडी होती है ना, डिसीजन बॉडी होती है, वो आखिरी कह लो या पहली कह लो, क्योंकि डायरेक्ट उसका जो भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है इलेक्शन से रिलेटेड, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, क्लियर। तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि ये दिक्कत सोल्यूशन वही निकालता है उसका सीधे, ठीक है, याद ये रखना थोड़ा सा। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है वो नियमावली इसमें अपनाई जाती है, जिससे उसका वोटिंग वगैरह की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि इसको मे भी रिमूव रिमूव कब किया जा सकता है इसको, ठीक है। रेजोल्यूशन लाया जाएगा, स्टेट सारे स्टेट एग्री होंगे, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल एग्री होगा, यानी कि लोकसभा, सॉरी, कहने का मतलब पार्लियामेंट पूरा का पूरा आपका जो है प्रोसीजर चलाया जाएगा। नॉर्मल जो बिल बनता है, ठीक है, उसमें संसद के अंदर तब उसको हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं आप किसी को उठा देंगे, संवैधानिक पोस्ट है थोड़ी उठा देंगे उससे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता कई बार कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सैलरी लेता है, वो किस चीज़ की लेता है। तो प्रेसिडेंट सैलरी लेता है लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा स्पीकर की। यानी कि नॉर्मली उसकी जो उसका जो चुनाव होता है वो तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जो उसको सैलरी वगैरह मिलेगी वो मिलेगी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए, ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट या एक्स ऑफिस चेयरमैन आपका राज्यसभा का होता है। क्लियर हुआ ये मैटर। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका 95। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो आपका 14 फाइनेंस कमीशन था ना, तो उसने शेयर का जो टैक्स होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, उसने शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो कितना कितना किया था। पहले तो आपको बताना चाहिए ये किया गया था उसने 42, यानी कि जो आपका मान लो कि 100 रुपये आ रहे हैं तो 100 में से आपके 42 तो जाएंगे स्टेटों के पास, क्लियर हुआ ये। बाकी जो 58 बचा वो जाएगा आपका, हाँ, जो 58 है वो जाएगा आपका सेंटर के पास। तो ये आपका 14 फाइनेंस कमीशन ने किया था, क्लियर हुआ। 14 फाइनेंस कमीशन से बात थोड़ा सा जाने, तो जो 14 फाइनेंशियल कमीशन थे वो थे आपके, वो हमारे वाईवी रेड्डी जी थे, ठीक है। तो अभी आपका करंट में जो है 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो है आपके एनके सिंह, ठीक है। तो ये फाइनेंस कमीशन जो है नॉर्मली आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो आपका ये फाइनेंशियल कमीशन है एक संवैधानिक बॉडी होती है, एक तो आपको ये बताना चाहिए। जो आर्टिकल 280 है उसके अंदर आपका फाइनेंशियल कमीशन को मेंशन किया गया है, जो संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। तो वो सारे आपके टैक्स रिलेटेड जो कुछ भी हो गया स्टेट और सेंटर के बीच में उनका उनके बारे में आपका सारा काम धाम आपका ये बॉडी करेगी, ठीक है। और बात करें इसके पहले जो आपके फर्स्ट जो फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे उसके बारे में बात करें,
तो वो थे आपके केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी जो थे आपके फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन थे। और आपके जो करंट में है वो है आपके एन के सिंह, और जिससे पहले थे वो थे आपके वाई बी रेड्डी। तो आपको तीनों क्वेश्चन याद होना चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं। 280 जो आर्टिकल है वो आपका फाइनेंशियल कमीशन से रिलेटेड है। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है इस पेपर का, जो पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा पेपर करना है डिस्कशन। तो क्या रहेगा कि इनमें से पूछा था कि अडोप हेरिटेज प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट हाउस एक एमओ साइन हुआ था रेड फोर्ट के लिए। जो रेड फोर्ट आपकी हेरिटेज साइट है उसको किसने अडॉप्ट किया है? जो आपकी देखभाल सारा कुछ काम धाम करेगा, जो भी उसके लिए करेगा, मरम्मत वगैरह जो करवाएगा उसके लिए, जो डालमिया भारत लिमिटेड है उसके द्वारा साइन हुआ गया कि हम इसकी देखभाल करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे और इसको हमें कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, याद रखना। तो ये था पूरा आपका डिस्कशन। अब बस यही आज का डिस्कशन आपका यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा ना लगा हो तो डिस्कशन का रीजन भी बताएं ताकि उसको सुधारा जा सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका किसी और में पेपर को लेंगे जिसमें डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी में डिस्कस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।